हाँ देखिए, अभी हम कुछ मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज लिख रहे हैं। फॉर्मूलाज क्या है देखिए, पहला है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या है, 2 पाई आर या फिर पाई डी, जानते हैं हम ये फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा क्या है एरिया ऑफ सर्किल, वो क्या है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर की जगह मैंने /2 रख दिया, सॉल्व करा, ये मेरे पास आ गया, सिंपल सी चीज़ है। इसके बाद सरफेस एरिया भी हम जानते हैं स्क्वायर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर मैंने ये वैल्यूज़ लिख दी हैं डायमीटर की फॉर्म में। मैं आपको बता दूँ ये सब 10th में आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए लिखा रहा हूँ कि हमारे आगे यूज़ आए। जो बच्चे नहीं जानते हो वो एक बार लिख लें, वो समझ जाएंगे उस टाइम पर। उस टाइम मुझे ये कहना नहीं पड़ेगा कि आपने 10th में नहीं पढ़ा क्या। मैं आपसे इतना कहूँगा कि आप कॉपी में पीछे पेज पलट कर देख लो, क्योंकि ये फॉर्मूलाज यूज़ आते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, डायमीटर की फॉर्म में मैंने कन्वर्ट करा, d/2 रख दिए यहाँ पर, तो कितना आ गया πd³/6, ठीक है। अब मैं समझा रहा था सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। सरफेस एरिया हम किसे कहते हैं, जो सरफेस होती है उसका एरिया कहलाता है सरफेस एरिया, ठीक है। अब ध्यान समझना, ध्यान से समझो। देखिए मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक कॉपी है, बुक है सॉरी, ठीक है। अब इस बुक को मैंने क्या करा, ऐसे मोड़ दिया, ठीक है। इस बुक को मैंने ऐसे मोड़ दिया, देखो आप दिख रहा है ये सिलेंडर की फॉर्म में मोड़ दिया है मैंने इसको। कैसा मोड़ दिया है, एक सिलेंडर की फॉर्म में, ठीक है। तो ये एक सरफेस ये हो गई, इसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है सर्किल, ये क्या है सर्किल, और इस सर्किल का क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ऐसे ये नीचे वाला जो है इसका भी कितना होगा पाई आर स्क्वायर। तो ये टोटल कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा पहले तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब अभी तक तो मैंने जो सरफेस एरिया निकाला वो किसका निकाला है, इस ऊपर वाले पोर्शन का और इस नीचे वाले पोर्शन का। लेकिन अब मैं जो सरफेस एरिया निकालूंगा किसका निकालूंगा, इधर वाले ये कर्व्ड पार्ट का, जो ये कर्व है ना इस पूरे कर्व का निकालूंगा। तो इस कर्व का सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, मुझे बताओ ये पूरा कर्व ये क्या है, एक तरीके का सर्कमफेरेंस है ना, पूरा कर्व क्या है सर्कमफेरेंस, और इस सिलेंडर की लेंथ कितनी है L, तो ये सर्कमफेरेंस, ये जो गोल है ये सर्कमफेरेंस कितना होगा 2 पाई आर, क्या होगा 2 पाई आर, ठीक है। और ये लेंथ कितनी है L। अब मैंने क्या करा, इस सिलेंडर को काट दिया है बीच में से, यूँ काट दिया, जब काट दिया तो ये खुल गया। तो ये सर्कमफेरेंस जब घूमा हुआ था इसकी लेंथ कितनी नापी थी अपन ने 2 पाई आर, और इसकी लंबाई कितनी है L, ठीक है। ये देखो इस तरीके से था, ये मैंने जोड़ दिया, मोड़ दिया यहाँ पर सॉरी, ठीक है। तो इस पूरे कर्व्ड पार्ट का ये जो दिख रहा है कर्व्ड पार्ट, इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा 2 पाई आर, और लेंथ कितनी है L। अब मैंने क्या करा, इसको यहाँ से बीच में से काट दिया, ये काटा तो ये खुल के ऐसे हो गया। जब ये खुल गया तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 2 पाई आर। जब घुमा हुआ था जब 2 पाई आर ही तो था ये, अभी भी कितना होगा 2 पाई आर, और ये लेंथ कितनी थी L, तो ये कितना हो गया 2 पाई आर L। मेरे ख्याल से अभी समझ में आ गई होगी आपको बात, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कहलाएगा फॉर्मूला क्या होगा ये आपका, इसको अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई आर, कॉमन ले लूँगा, यहाँ पर आ जाएगा R प्लस L, ठीक है। समझ गए बात को आप यहाँ तक, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। ये 5th फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब मैं 6th फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ये कितना होगा पाई आर स्क्वायर L। ध्यान रखना वॉल्यूम जो हमेशा हम निकालेंगे, हो सकता है आप लोग जानते हो ये बात और नहीं भी जानते हो तो बता दूं, वॉल्यूम जो निकलता है एक्चुअल में वो क्या होता है एरिया इनटू लेंथ, क्या होता है एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। तो आप देखो ये जो सिलेंडर था, इस सिलेंडर का एरिया कितना है ऊपर का, ये वाला एरिया, ये एरिया है पाई आर स्क्वायर, या नीचे का ले लो आप, ये एरिया पाई आर स्क्वायर, और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है L। तो जितना भी पार्ट इसके अंदर कंटेंट आएगा, जितना भी पोर्शन इसका होगा वो कितना होगा पाई आर स्क्वायर इंटू L, ठीक है। ये जितना भी एरिया ये जितना भी वॉल्यूम ये कवर करेगा वो कितना होगा पाई आर स्क्वायर L। तो ये आ गया आपका एरिया और ये आ गई लेंथ, ठीक है। तो हम हर चीज़ का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला हम अभी तक तो याद करते थे, भाई स्फीयर का वॉल्यूम ये होगा, फला का वॉल्यूम ये होगा, जैसे ये रहा स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इसका वॉल्यूम ये रहा। लेकिन अब हमें याद नहीं रखना, अब हमें फंडा याद रखना है, क्योंकि ऐसी कई चीज़ें आएंगी जहाँ पर हमें एरिया पता ही नहीं होगा, लेकिन उसका एरिया वॉल्यूम निकाल ही नहीं पाएंगे, लेकिन उसका वॉल्यूम निकालने का बेसिक फॉर्मूला पता होगा, वो होगा एरिया इंटू लेंथ। समझ गए बात को आप यहाँ तक। तो आप लोग फटाफट यहाँ तक लिखो, इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए
कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन की अगर मैं बात करता हूं तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन होता है पाई आर एल। इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ कॉन की बात करूं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आप जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होगा 6a स्क्वायर, ठीक है। एक सरफेस का जो एरिया होता है वो क्या होती है, एक सरफेस जो क्यूब की एक सरफेस होती है वो स्क्वायर जैसी होती है, तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा a स्क्वायर। अगर साइड में मान लेता हूँ a है तो कितना होगा साइड इंटू साइड यानी a स्क्वायर। तो कितनी सरफेसेस होती हैं क्यूब के ऊपर 6 सरफेस, तो कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर, ठीक है। अगर वॉल्यूम की बात करूँ क्यूब की तो कितना होगा a क्यूब, ठीक है। a क्यूब को और मैं दूसरे तरीके से जो मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला बताया था उस हिसाब से लिखूँ तो क्या लिखूँगा एरिया इंटू लेंथ। तो एक स्क्वायर का जो एरिया होगा वो कितना होगा a स्क्वायर, और लेंथ कितनी है क्यूब की, लेंथ भी a ही होगी, तो मैंने यहाँ a लिख दिया, यहाँ कितना आ जाएगा a क्यूब आ जाएगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फटाफट ये पूरा लिख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, कोई बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। हालांकि 10th से तो ज़्यादा होगी, जो आपने 10th में पढ़ा उससे ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे, जो आपने हो सकता है 10th में नहीं पढ़ी हूँ उससे ज़्यादा चीज़ें मैं यहाँ पढ़ूंगा ट्रिग्नोमेट्री में। लेकिन इसके बाद में जो 11th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स के अंदर उससे कम रहेगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को आप? अब ध्यान दो इधर, सभी लोग इधर ध्यान दो। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सिंपल सी चीज़ है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे एंगल। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एंगल। एंगल क्या होता है, ठीक है। एंगल को ध्यान से समझते हैं हम, ध्यान देना। देखो ये एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन को मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया, ठीक है, ओ पॉइंट पर, ठीक है। तो ये लाइन क्या करेगी, ये ए पॉइंट नाम दे देता हूँ। तो ये लाइन अगर यूँ घूमती है ऐसे, ठीक है, तो घूम के कहाँ जाएगी, सपोज मैं मान लेता हूँ इस लोकेशन पर आ जाती है ए डैश पर। तो जितना ये चली है ये चीज़ कहलाएगा आपका एंगल। समझ रहे हो बात को आप? ये क्या कहलाएगा एंगल। और अपन इसे एक सिंबल से डिनोट करते हैं जो कहलाता है थीटा। वैसे कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, अमूमन थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि मान लो ये लाइन है, अगर ये लाइन फ्री टू मूव है, कैसे भी चल सकती है, तो ये ऐसे चलेगी, तो एक सीधा चलने पर, ये लाइन सीधा चलने पर क्या करेगी भाई, यहाँ से ये लाइन है, मान लो ये मार्कर है मेरा, और ये मार्कर यहाँ से ऐसा यूँ चल रहा है सीधा, ठीक है। तो ये कैसी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये मार्कर मैंने यहाँ एक तरफ से फिक्स कर दिया, तो ये यूँ तो जा नहीं पाएगा अब, ठीक है। तो अब इसके पास क्या इलाज बचता है, यूँ घूमने का। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? ये ऐसे घूमने का, तो ये जब ये यूँ घूमेगा तो ये घूमने के दौरान जो ये घूमने वाली डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कहला रहा है एक तरीके से एंगल। वो क्या कहला रहा है, एंगल। और ये वाली चीज़ को हम कहेंगे इनिशियल साइड, और ये कहलाएगी आपकी टर्मिनल साइड। क्या कहलाएगी, टर्मिनल साइड, जहाँ पर अपन ने इसको स्टॉप करा है, ठीक है। तो अगर आप इसके बारे में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, थोड़ा सा मैं इसको लिखा सकता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में देखो, आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर सिंपली लिख सकते हो अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म्ड by a line is called angle, क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। समझ में आ गई बात? अमाउंट ऑफ रोटेशन, कितने अमाउंट में वो घूमी है, वो घूमने की जो अमाउंट है किसी भी एक लाइन के द्वारा, वो क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा, ठीक है। कहाँ से घूम रही है, ध्यान रखना, इनिशियल से, और कहाँ तक, टर्मिनल तक। टर्मिनल या फाइनल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब एंगल भी दो तरीके का होता है, एक तो पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हम पॉजिटिव तो कब नापेंगे और नेगेटिव कब नापेंगे, तो ध्यान देना, यदि ये लाइन इस तरीके से, ये रही ए, ये रहा ओ, और ये इस तरीके से घूम के आती है, ठीक है, यूं, ठीक है। कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, पहले यूं थी और ऐसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज। कैसा रोटेशन है इसका, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो जो ये एंगल आएगा थीटा,
इसको हम पॉजिटिव लेंगे। कैसा लेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये दिख भी रहा है एरो कि यहाँ से यहाँ घूम कर आइए। ठीक है, और यदि लाइन इस तरीके से O और यहाँ पर है A और ये यहाँ से ये नीचे घूमती है, नीचे घूमने मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ से ये ऐसे नीचे घूमती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये रहा A', यहाँ पर यूँ घूम के आती है। ठीक है, तो इस टाइम पे हम थीटा को क्या लेंगे? नेगेटिव। ठीक है, इस टाइम पे रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो आपको ध्यान रखना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, और क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये रोटेशन के अंदर मतलब हम एंगल को पॉजिटिव कब लें, नेगेटिव कब लें, वो भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। ठीक है, अब जल्दी से इतना लिखो, फिर मैं इसके आगे का पोर्शन कराता हूँ आपको। अब मैं आपको इसके आगे का पोर्शन पढ़ा दूं। ठीक है, एंगल के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें जो आप जानते हो पहले से ही। फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्किल है। ठीक है, ठीक है, और ये सेंटर है और ये रेडियस R है। ये यहाँ से चला, A से चल के कहाँ आया? A' पर। ठीक है, तो ये कितनी, जो R के इसकी लेंथ मान लेते हैं अपन L, और ये एंगल कितना है? थीटा। ठीक है, तो एक रिलेशन आपने 10th में पढ़ा होगा। एक्चुअल में जो ये बन रहा है ना, ये सर्किल, ये इस लाइन की वजह से बन रहा है। आप ऐसा मानो कि ये मेरा मार्कर है। ठीक है, इसको तो इधर से फिक्स कर दिया और यहाँ पर मैंने एक पेंसिल जोड़ दी। ठीक है, और पेंसिल जोड़ के मैंने इसको ऐसे घुमा दिया। जब ये घूमेगा तो ऐसा सर्किल ही तो बनेगा। ठीक है, तो ये सर्किल भी जो बन रहा है ये किसकी वजह से बन रहा है? एंगल की वजह से बन रहा है। ठीक है, और सर्किल का पूरा एंगल कितना होता है? 360 होता है। ठीक है, कितना होता है? 360। चलो, अब ये वाला एंगल है, तो एंगल बराबर हम जानते हैं क्या होता है? एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा थीटा बराबर L अपॉन R। एंगल की जगह थीटा, आर्क की जगह L और रेडियस की जगह R। ठीक है, अब मैं आपको देखो इसमें जो एंगल का मेजरमेंट होता है, अब हम वो पढ़ेंगे इसके बाद में। ठीक है, मेरे पास अभी जगह नहीं है, नहीं तो मैं शुरू कर देता। चलो यहाँ तो शुरू कर ही दूँ। ठीक है, एंगल के अंदर पहला पोर्शन हम पढ़ रहे हैं, या डायरेक्टली लिख लो आप, मेजरमेंट ऑफ एंगल। पहले तो आप ये बनाना, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल लिखना। तो एंगल को मेजर करने के दो सिस्टम है। ठीक है, होने को और भी हैं, लेकिन अपन तो दो पढ़ेंगे खाली। ठीक है, एक सिस्टम तो है आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम, और दूसरा है सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, अगर हम इसकी सिंपली बात करें तो ये जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हम एंगल को जो मेज़र करेंगे वो डिग्री में मेज़र करेंगे। आप लोग जो आज तक मेज़र करते आए हो एंगल को, कैसे मेज़र करते आए हो? डिग्री के अंदर मेज़र करते हुए आए हो। समझ रहे हो बात को? ठीक है, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 45, 30, याद है या नहीं है? ठीक है, तो हम यहाँ पर जो मेज़र करेंगे किस में मेज़र करेंगे? इन डिग्री में मेज़र करेंगे। ठीक है, जबकि सर्कुलर सिस्टम में हम जो मेज़र करेंगे, अब ये नई चीज़ पढ़ोगे आप, यहाँ पर हम मेज़र करेंगे एंगल को रेडियन में, इन रेडियन। समझ में आ गई बात? रेडियन के अंदर मेज़र करेंगे। अब जब रेडियन के अंदर मेज़र करेंगे तो हमें देखना है सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर और सर्कुलर। तो सर्कुलर वाला सिस्टम तो मैं आपको अभी रुक के बताऊंगा, सेक्साडेसिमल सिस्टम तो मैं 2 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, 2 मिनट में कैसे ख़त्म कर देता हूँ? देखो, 1 डिग्री के अंदर क्या होता है? 1 डिग्री में होता है 60 मिनट्स। अब इसमें इतनी सी चीज़ याद रखनी, ज़्यादा नहीं करनी आपको। ठीक है, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकेंड। ये जो एक डैश लगाया ना, इसका मतलब कहलाता है 60 मिनट। ठीक है, हरी बात समझ, डैश का मतलब है मिनट, और डबल डैश का मतलब है सेकेंड। डबल डैश का मतलब क्या है? सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक? तो ये सिंपल सी चीज़ है जो मैंने आपको बता दी, और ये मेनली बना किससे है? ये राइट ट्राइंगल से बना है, राइट एंगल से बना है, या राइट ट्राइंगल के दो, राइट एंगल से बना है। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हमें क्योंकि इतनी डेप्थ में जाना भी नहीं है,
हमें तो सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी जो हमारे फिजिक्स में काम आने वाली है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। ठीक है, हम इसे आर्क मिन भी कहते हैं, आर्क मिन। ठीक है, और इसे आर्क सेकंड भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। और सर्कुलर सिस्टम में अभी आपको अलग से बताऊंगा, पहले आप इतना लिख लो, सर्कुलर सिस्टम फिर बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, जल्दी लिखो यहां तक। अब देखिए, हम लोग सेकंड सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने फर्स्ट सिस्टम लिख लिया होगा, ये सब लिख लिया होगा। मैं सेकंड सिस्टम यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, वापस से इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, सेकंड सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम। और ये जो सर्कुलर सिस्टम है, इस सर्कुलर सिस्टम में हम जो एंगल को नापते हैं वो किस में नापते हैं? रेडियन में नापते हैं। ठीक है, हम रेडियन में भी बात करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, ध्यान देना, आप लोग इसे ध्यान समझना क्या होता है ये। देखो, पहले तो रेडियन के बारे में मैं आपको समझाता हूँ, फिर इसकी परिभाषा लिखेंगे। ये सर्किल है, ठीक है, और ये सर्किल का क्या है? रेडियस। ध्यान समझना, ठीक है। ये ए पॉइंट, ये ओ पॉइंट, यहां से मिसाल के तौर पे इस रेडियस को हम मान लेते हैं 2 मीटर की, 2 मीटर की। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, यहां से इस सर्किल को, इस ए पॉइंट को घुमाना शुरू करा। ठीक है, जब मैं इसे घुमाऊंगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर आर्क बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये आर्क यदि 2 मीटर की हो जाती है, ठीक है, सपोज इस ए डैश पॉइंट पर आके ये आर्क की लेंथ कितनी हो जाती है? 2 मीटर। कितने मीटर हो जाती है? 2 मीटर। ध्यान से समझना, यानी एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो एल कितना हो गया है आपका? 2 मीटर। ठीक है, और इधर भी रेडियस कितनी है? 2 मीटर। मतलब क्या है? ये रेडियस 2 मीटर, ये रेडियस 2 मीटर, मतलब ये तो दोनों बात समझ में आ गई। लेकिन ये आर्क भी कितनी हो जाए? 2 मीटर हो जाए। हम इसे इतना चलाएं कि ये दूरी है ये कितनी हो? 2 मीटर हो। तो ये जो एंगल कवर होगा, ये कहलाएगा 1 रेडियन। ये क्या कहलाएगा? ये एंगल इस टाइम पे 1 रेडियन। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये इस टाइम पे क्या कहलाएगा? 1 रेडियन। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ये रेडियस, जितना रेडियस है उतना ही आर्क हो जाए तो जो एंगल बनेगा वो एंगल कहलाएगा आपका 1 रेडियन। ठीक है, तो अगर इसके बारे में परिभाषा अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, डायरेक्टली लिख लो पहले, फिर ये डायग्राम बनाना। ठीक है, लिखना शुरू करें सभी बच्चे। ठीक है, लिखना 1 रेडियन is the measure of an angle, 1 radian is the measure of an angle subtended at the center, subtended, स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, subtended at the center of the circle, by an arc of length length आएगा LENGTH, length equal to the radius of the circle, ठीक है, अब इसको आप लोग यूं भी समझ सकते हो। देखो, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बराबर क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। अभी पीछे पड़ गए हैं हम फॉर्मूला, ये हो सकता है आपने 10th में भी पढ़ा हो। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ आर्क कितनी है? आर्क इस टाइम पे 2 मीटर, ठीक है, और रेडियस भी कितनी है? 2 मीटर। इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा? 1। तो ये जो 1 आया ना, ये कहलाएगा आपका रेडियन। ये 1 रेडियन एंगल मेजर हुआ। अभी समझ में आ गई बात? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब ध्यान से समझना, मैं थोड़ी सी बात और इसके अंदर आपको समझा देता हूँ। एक और चीज़ कि अब ये 1 रेडियन
अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें, 1 रेडियन हम किस में कन्वर्ट करना चाहें, डिग्री के अंदर, तो कितना होगा वो मैं आपको समझा दूं। ठीक है भाई, 1 रेडियन पता चल गया मुझे। मैंने आपको बताया एंगल को मेज़र करने के 2 तरीके हैं, एक तो है आपका डिग्री और एक है रेडियन। ठीक है, तो अब जो डिग्री है वो रेडियन के कितने बराबर होगा, 1 रेडियन के कितने डिग्री होंगे, नहीं ये बात समझ में। अब मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल 1 फुट है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये मानो ये मेरे पास एक लकड़ी है। ठीक है, और ये लकड़ी की लंबाई कितनी है, 1 फुट। ठीक है, तो 1 फुट है लंबाई तो, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे इंच में नापूंगा तो कितना होगा, 12 इंच। अगर इंच में नापूंगा तो 12 इंच होगा, फुट में नापूंगा तो ये 1 फुट है। वैसे ही ये एंगल कितना है, रेडियन के अंदर तो 1 रेडियन है, लेकिन डिग्री में कितना होगा वो मुझे नहीं पता, तो डिग्री में निकालने के लिए मैं कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करने का तरीका मैं आपको बता दूं। ठीक है, मैं इस चीज़ को तो यहाँ लिख देता हूँ, थीटा बराबर L/R बराबर 2/2 कट जाएगा, ये आ गया 1 रेडियन। ठीक है, ये वाली चीज़ तो मैंने यहाँ लिख दी। अब कन्वर्जन देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। ठीक है, और आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि 1 डिग्री में कितना होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये एक लाइन है और ये लाइन वही O पॉइंट पे मैंने फिक्स कर रखी है, इसकी रेडियस कितनी है, R। ठीक है, स्मॉल r ले लेते हैं। ठीक है, मैंने इस लाइन को यहाँ से घुमाना शुरू करा तो ये लाइन यूँ घूमेगी और घूम के ऐसा सर्किल बनाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, जानते हैं हम, बहुत आसानी से जानते हैं। पूरा घुमाया इसे शुरू से लेके आगे तक घुमा के लिया, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये भी आप जानते हो, ये एंगल बनेगा 360 डिग्री, 10th में पढ़ रखा है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये यहाँ से चलना शुरू हुआ था। ठीक है भाई, ये जो पॉइंट है ए पॉइंट, ये कहाँ से चलना शुरू हुआ था, यहाँ से चलना शुरू हुआ था और यूँ चल के पूरा कहाँ तक पहुँचा है, यहाँ तक पहुँचा है। तो ये क्या हो गई, एक आर्क हो गई ना पूरी। अरे भाई यहाँ से इतनी सी आर्क थी, अब ये चल के यहाँ जाए तो इतनी आर्क हो जाएगी, ये चल के यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगी, इतनी आर्क। अब ये पूरा चल के वापस उसी जगह आ गया तो पूरी आर्क हो गई ना, नहीं बात समझ में। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आर्क है L वो किसके बराबर हुआ, इस सर्किल के सरकमफेरेंस के बराबर। तो सर्किल का सरकमफेरेंस कितना हो गया, 2πr। समझ में आ गई बात, सर्किल का जो सरकमफेरेंस है वो कितना हो गया, 2πr। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, वही फंडा रखूंगा, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो आर एंगल कितना है यहाँ पर 360, एंगल तो कितना है डिग्री के हिसाब से 360। ठीक है, आर्क की जगह कितना लिखूंगा मैं, 2πr। समझ गए बात को, आर्क की जगह कितना लिखूंगा, 2πr, क्योंकि आर्क L है। ठीक है, और रेडियस की जगह लिखूंगा R, तो ये R से R कट गया, तो 360 डिग्री में कितने रेडियन है, 360 डिग्री के अंदर है 2π रेडियन। समझ में आ गई बात, 360 में कितने रेडियन है, 2π रेडियन है। ठीक है, ध्यान रखना, अब यहाँ पर हम पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 नहीं लिखेंगे। समझ में आ गई बात, यहाँ पाई का मीनिंग अब कुछ और हो चुका है। ठीक है, यहाँ एक्चुअल में पाई का मतलब पता है कितना है, पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री की तरह। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। अरे भाई 2 को पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप लोग के हिसाब से पाई तो कितना हुआ करता था, आज तक पाई हुआ करता था 22/7। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना होगा, 22/7 यानी 44/7। तो क्या 44/7 360 के बराबर होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो लिखी हुई है ना, पाई की वैल्यू अब यहाँ पर चेंज हो गई है। पाई की वैल्यू यहाँ पर अब हम कितनी मानेंगे, 180 मानेंगे। समझ में ही नहीं बात, कैसे मानेंगे बता देता हूँ। देखो, पाई रेडियन इक्वल्स टू, देखो इस 2 को डिवाइड में ले मैं यहाँ पर, तो यहाँ होगा 360 डिग्री अपॉन 2। जब आप इसको इससे काट दोगे तो पाई रेडियन इक्वल्स टू आ जाएगा 180 डिग्री। तो पाई रेडियन के अंदर कितने डिग्री है, 180 डिग्री। ठीक है, तो 1 रेडियन में कितना होगा, मुझे 1 रेडियन चाहिए था, तो मैं यूनिटरी मेथड का यूज़ करूँगा और इस पाई को डिवाइड में लेऊंगा, तो 180 अपॉन पाई। समझ में आ गई बात। तो 1 रेडियन, रेडियन को शॉर्ट में RAD लिखते हैं। ठीक है, 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना होगा, 57 डिग्री। जब इसको सॉल्व करूँगा ना 180 अपॉन पाई, जब इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आएगी, यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आएगी 57.32 सेकेंड के समथिंग, 32 मिनट के समथिंग आएगी। समझ रहे हो बात को आप, क्लियर है यहाँ तक।
मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी आपको बात। अप्रोक्स इतना आता है, एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूँ मैं, अप्रोक्स से ही। कुछ जगहों पे यहाँ पर 1.6 लिखा रहता है, ठीक है, यहाँ पॉइंट नहीं आएगा, सॉरी। क्लियर? यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग फटाफट जल्दी से यहाँ तक लिखिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, वो बात ये है कि अभी हमने देखा पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री है, ठीक है। तो अब अगर मुझे 30 डिग्री लिखना होगा तो पता है मैं क्या करूँगा, मतलब मैं एक तरीके से ऐसा मानो कि 180 किसके बराबर है, पाई रेडियन के बराबर है। यानी पाई को आप 180 समझने लग जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। पाई को क्या समझने लग जाओ, 180 डिग्री, ठीक है। पाई को आप 180 डिग्री समझने लग जाओ। तो 30 डिग्री को अगर मैं पाई की टर्म्स में लिखूं, पाई रेडियंस की टर्म्स में, तो कितना लिखूंगा मुझे ऐसा बताओ। मैं ऐसा 360 को ऐसा लिख, सॉरी 30 को ऐसा लिख सकता हूँ ना, 180 डिग्री अपॉन 6 लिख सकता हूँ भाई। इसको इससे काटोगे तो कितना हो जाएगा, इसको इससे काटोगे तो 30 तो होगा, ठीक है। तो अब पाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी 180 की जगह क्या लिख सकता हूँ, पाई रेडियन। तो अब अपन 30 को लिखा करेंगे पाई बाई 6 रेडियन। समझ में आ गई बात? ये डिग्री में था, लेकिन 30 डिग्री पाई बाई 6 रेडियन के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर 60 की बात करूं तो 60 को मैं 180 अपॉन 3 लिखता हूं, तो कितना होगा, 60 डिग्री बराबर कितना होगा, 180 अपॉन 3, ठीक है। तो मैं इसे पाई बाई 3 रेडियन लिखूंगा। ऐसे 45 कितना लिखेंगे, 180 अपॉन कितना लिखूंगा बताओ, 180 अपॉन 4, ठीक है। 4 आ जाएगा ना यहाँ पर भाई, 4 लिखेंगे अपन तो कितना होगा 16, हाँ बचेगा कितना, 4 हो गया, 45 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिखूंगा मैं, पाई बाई 4, ठीक है। ऐसे 90 डिग्री की बात करूंगा तो 90 डिग्री कितना होगा, 180 अपॉन 2। तो 180 अपॉन 2 को क्या लिखूंगा मैं, पाई बाई 2 रेडियन। समझ में आ गई बात यहाँ तक? तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको पूरा एंगल नापने का सिस्टम वगैरह समझ में आ गया होगा। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं गया हूँ, ऊपरी तौर पे मैंने आपको पूरा समझाया है जितना हमारी फिजिक्स में यूज़ आएगा। हमें ज़्यादा डेप्थ में घुसने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको यहाँ समझा दिया कि 1 रेडियन में कितने डिग्री एंगल होता है, पाई रेडियन बराबर कैसे 180 डिग्री आता है, और फिर अब हम 30 को पाई बाई 6 भी लिखा करेंगे, ठीक है। अब आप लोग आज तक कैसे लिखते थे, साइन 30 बराबर होता था आपके लिए 1/2, तो मैं साइन पाई बाई 6 भी लिख दूंगा ना, तो भी आपको क्या लिखना है, 1/2। समझ में आ गई बात? बस अंतर इतना है कि यहाँ पर हमने डिग्री में लिख रखा है और यहाँ पर हमने रेडियन में लिख रखा है। समझ में आ गई बात?